सेकंड में आज हम बात कर रहे हैं कार्नोट चक्र की। इस कार्नोट चक्र में हम पहले समतापीय प्रसार पढ़ चुके हैं और ऊर्ध्वोष्म प्रसार पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों तीसरे पद की समतापीय संपीड़न आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो कि प्रसार का विपरीत है। इस पद में गैस को बिंदु C, जो कि P3, V3 और T2 से इंगित किया जाएगा, से समतापीय प्रक्रम द्वारा बिंदु D, जो कि P4, V4 तथा T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, पर संपीड़ित किया जाता है। तो इसमें आयतन V3 से घटकर V2 व दाब P3 से बढ़कर P4 हो जाता है, जिसे कि वक्र CD में देखा जा सकता है। चूँकि यह एक समतापीय प्रक्रम है, अतः डेल्टा E का मान 0 होगा। इस अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q3 माइनस W3 इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में Q3 बराबर W3। स्थिर ताप पर संपीड़न में तंत्र पर किया गया कार्य W3, जो कि नेगेटिव होगा, इक्वल टू RT2 log V4 अपॉन V3, या माइनस Q3 इक्वल टू RT2 log V4 अपॉन V3। चौथा पद हम देखते हैं ऊर्ध्वोष्म संपीड़न एडियाबैटिक कंप्रेशन। यह अंतिम पद है, जो कि वक्र में DA से दर्शाया गया है। इसमें गैस को ऊर्ध्वोष्म अवस्था में D से A तक संपीड़ित किया जाता है। इसमें D को P4, V4 तथा T2 से तथा A को P1, V1 तथा T1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस अवस्था में Q का मान 0 होगा, अतः पुनः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E इक्वल टू Q4 माइनस W4 इक्वल टू माइनस W4, या डेल्टा इक्वल टू माइनस W4 इक्वल टू CV डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू CV डेल्टा T। W4 बराबर माइनस CV डेल्टा T इक्वल टू माइनस CV T1 माइनस T2। W4 इक्वल टू माइनस CV इंटू T1 माइनस T2, समीकरण नंबर 5। संपूर्ण चक्र में किया गया कुल कार्य W, इन सभी चक्रों पे देखें तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ये समीकरण नंबर 2, 3, 4 व 5 से लिया जा सकता है। तो W बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस CV T1 माइनस T2 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3 माइनस CV T1 माइनस T2 इक्वल टू RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3, समीकरण नंबर 6। चक्र में V1 व V4 तथा V2 व V3 ऊर्ध्वोष्म वक्र पर हैं, अतः V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V3। समीकरण 6 से W बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V1 अपॉन V2, या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है W बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V2 अपॉन V1। W बराबर R इंटू T1 माइनस T2 इंटू log V2 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार पूरे चक्र में आदर्श गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा, कंप्लीट साइकिल में आदर्श गैस जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी, Q बराबर Q1 माइनस Q3, जिसे कि समीकरण नंबर 2 व 4 से लिया जाएगा। तो होगा Q बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3।
या इसे लिख सकते हैं Q बराबर आर टी वन log V2 अपॉन V1 प्लस आर टी टू log V1 अपॉन V2। चूँकि V1 अपॉन V2 इक्वल टू होता है V4 अपॉन V3, तो यहाँ Q बराबर होगा आर टी वन log V2 अपॉन V1 माइनस आर टी टू V2 अपॉन V1। Q बराबर R इंटू टी वन माइनस टी टू log V2 अपॉन V1 समीकरण नंबर 8। पुनः उच्च ताप T1 पर गैस द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा Q1 है तथा गैस द्वारा किया गया कुल कार्य W है। अतः समीकरण नंबर 2 व 7 की सहायता से W अपॉन Q1 इक्वल टू होगा R इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू log V2 अपॉन V1 डिवाइडेड बाय R T1 log V2 अपॉन V1। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं W अपॉन Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 समीकरण नंबर 9। चूँकि T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज लेस देन 1, एक से कम है, अतः W अपॉन Q1 भी एक से कम होगा, या इसे कहें W इज लेस देन Q1। इससे स्पष्ट है कि उच्च ताप पर उच्च ताप T1 पर ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती। इसलिए W अपॉन Q1 को कार्नो इंजन की दक्षता कहते हैं तथा ये दोनों कुंडों के तापों के अंतर पर निर्भर करती है। अगला हेडिंग लेंगे कार्नो इंजन चक्र की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट चक्र कह दीजिए। किसी ऊष्मा इंजन या कार्नो इंजन की दक्षता अवशोषित ऊष्मा का वह भाग है जो पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाता है। गणितीय रूप में मैथमेटिकली इंजन की दक्षता किए गए कार्य एवं अवशोषित ऊष्मा का अनुपात होती है, किया गया कार्य अपॉन ऊष्मा। अतः दक्षता ईटा इसे ईटा से दर्शाते हैं इक्वल टू Q अपॉन W बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है। पुनः W अपॉन Q इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 समीकरण नंबर 9 से। अतः ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू होगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, या इसे कह सकते हैं 1 माइनस Q2 माइनस Q1। इट मीन्स ईटा इज लेस देन 1। अतः कार्नो इंजन की दक्षता का मान 1 से कम होता है। यहाँ पर ताप T1 था कुंड फर्स्ट के लिए, उसने Q1 ऊष्मा ली, इंजन ने W कार्य किया, उसने Q2 ऊष्मा दी, तो हम पहुँचे कुंड सेकंड पर जिसका ताप T2 है। बात करते हैं कार्नो प्रमेय, कार्नोट थ्योरम। यदि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत व सिंक के मध्य कार्य करें, मीन्स उनका ताप भी सेम होगा, स्रोत का और सिंक के मध्य जो ताप होगा वो समान होगा। मीन्स दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत व सिंक, सोर्स एंड सिंक के मध्य कार्य करें तो उनकी दक्षता भी समान होगी। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि दो उत्क्रमणीय इंजन E1 व E2 ताप T1 वाले स्रोत व T2 ताप वाले सिंक के मध्य कार्य कर रहे हैं। माना इंजन E1 की दक्षता ईटा1 तथा इंजन E2 की दक्षता ईटा2 है। यहाँ पर ईटा1 इज ग्रेटर देन ईटा2। इंजन E1 स्रोत T1 से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। इंजन E1 स्रोत T1 से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है तथा उसमें से कुछ भाग को कार्य W में परिवर्तित करके शेष ऊष्मा माइनस Q2 माइनस W
सिंक T2 में विसर्जित कर देता है। दूसरे इंजन E2 को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह इंजन E1 की विपरीत दिशा में कार्य करे। एक कार्नोट चक्र बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। इंजन E2 विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः यह रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य कर रहा है। यह इंजन सिंक से Q2 माइनस W डैश ऊष्मा अवशोषित करता है। इसके लिए इस पर माइनस W1 कार्य किया जाता है तथा माइनस Q2 ऊष्मा स्रोत को विसर्जित कर दी जाती है। चूँकि इंजन E1 को अधिक दक्ष माना गया है, अतः W इज ग्रेटर देन W डैश होगा, अर्थात इंजन E2 अवशोषित ऊष्मा के कम भाग को कार्य में परिवर्तित करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि Q2 माइनस W डैश इज ग्रेटर देन Q2 माइनस W, अर्थात इंजन E2 द्वारा अवशोषित ऊष्मा इंजन E द्वारा सिंक को दी गई ऊष्मा से अधिक है। अब यदि दोनों इंजनों को मिलाकर एक संयुक्त इंजन बना दिया जाए तो संयुक्त इंजन के लिए कुल मिलाकर के Q2 माइनस W डैश माइनस Q2 माइनस W इक्वल टू होगा W माइनस W डैश। इसे ऊष्मा सिंक से अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। इतनी ऊष्मा अवशोषित होगी और इस संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देगा। ये बात ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। अतः पूर्व में मानी गई धारणा कि η1 इज ग्रेटर देन η2 सही नहीं है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि η1 इक्वल टू η2, अर्थात समान तापों पर कार्य करने वाले उत्क्रमणी इंजनों की दक्षता समान होती है। मीन्स ताप समान होगा, इंजन उत्क्रमणी है तो उनकी दक्षता भी क्या होनी चाहिए, समान। अब यहाँ कुछ हम आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। एक ऊष्मा इंजन 800 केल्विन व 400 केल्विन तापों के मध्य कार्य कर रहा है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला, दक्षता। सेकंड, 1200 जूल ऊष्मा अवशोषण होने पर अधिकतम कार्य। दक्षता ईटा इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, वेरी सिंपल। तो 800 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 800, आंसर आएगा 0.5। दूसरी बात करते हैं हम, ईटा इक्वल टू W अपॉन Q2, तो W इक्वल टू Q2 इंटू ईटा। ये हम निकाल रहे हैं अधिकतम कार्य। तो 1200 आपके पास Q2 का मान है जो कि दिया गया है, इंटू 0.5 आपने फर्स्ट पार्ट से दक्षता निकाल ली, तो आपका आंसर आ गया 600 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऊष्मा इंजन उच्च ताप के स्रोत से 200 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। इसमें से कुछ भाग कार्य में बदल जाता है तथा शेष 300 जूल सिंक को स्थानांतरित हो जाता है। यदि सिंक का ताप 300 केल्विन हो, स्रोत का ताप और इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है Q1 इक्वल टू 300 जूल, Q2 इक्वल टू 1200 जूल, T1 इक्वल टू 300 केल्विन, तो हमें निकालना है T2। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो आ जाएगा 300 अपॉन 1200 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय T2। तो T2 का मान अगेन 1200 केल्विन आएगा। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है इंजन की दक्षता ईटा इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, तो होगा 1 माइनस 300 अपॉन 1200 मीन्स 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75। आपके पास इट मीन्स 75% हो गया ये ईटा का मान। धन्यवाद। लो जी गुप्ता जी, अब यार ये क्या करूँ, इसको बंद कैसे करूँ?